आदाब दोस्तों, मैं मोहम्मद उस्मान बेदिल हूँ और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। किसी ने ख्वाब में आकर कहा मैं जा रहा हूँ, हम आंखें मलते हुए उठ के हाथ मलने लगे। इस शेर के खालिक और नस्ल नौ के नुमाइंदा शायर एहसन सुलेमान हमारे साथ मौजूद हैं। एहसन सुलेमान की बहुत सारी शायरी और एहसन सुलेमान के शेरों ने जो है वो तमाम हुदूद से आगे निकल के जहाँ जहाँ पे भी उर्दू बोली और सुनी जाती है वहाँ तक एहसन सुलेमान के शेरों ने सफ़र किया है। और एहसन सुलेमान का जो ताल्लुक़ है वो आज़ाद कश्मीर की डिस्ट्रिक्ट कोटली से है, तत्तापानी से इनका ताल्लुक़ है। हम बेहद मशकूर हैं कि एहसन सुलेमान ने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला। हुजूर सुनाएं, आप कैसे हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह उस्मान भाई, कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ। एहसन भाई, थोड़ा सा शायरी के हवाले से थोड़ा सा ये बताइए कि इस शायरी की तरफ आप आए क्यों? हमने यहाँ पे एक मैं चीज़ कोट करना चाहूँगा कि किसी सियाने ने कहा था कि आगही जो है वो मौत है। और एक ऐसा सफ़र जो है वो जहाँ पे आपको बहुत सारी अनदेखी चीज़ें भी देखना पड़ती हैं, उसकी तरफ आने की बेसिक वजह क्या थी? उस्मान भाई, कैथारसिस जो अमल है ना, कैथारसिस का जो अमल है ये हर इंसान के अंदर है और वो चाहता है कि वो अपने अंदर जो महसूस कर रहा है उसका इजहार करे। वो मुख्तलिफ़ सूरतों में उसका इजहार करता है। कोई स्केच बनाता है, कोई मुजस्समा साज होता है। आर्टिस्ट मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, मुख्तलिफ़ आर्ट से वो इन चीज़ों को प्रेजेंट करते हैं। तो मुझे चूँकि बचपन से ही शायरी अट्रैक्ट करती थी तो मैंने शायरी को ही अपना रास्ता बनाया कि मैं कैथारसिस के लिए शायरी को वसीला बनाऊं। तो मैंने शायरी के ज़रिए अपने अंदर का जो खला था या अपने अंदर की जो कमियां थी या अपने अंदर जो खूबियां थी, जब मैं खुश हुआ, जो मैंने फ़ील किया, वो मैंने शायरी में कहने की कोशिश की और मैंने शेर में उसको डालने की कोशिश की। एहसन भाई, थोड़ा सा हमें इस बारे में आगाह कीजिए कि मैंने बहुत सारे लोगों से जो सीनियर शोरा थे और जो इस ऐद के अंदर नौजवान शायर हैं, जब मैंने उनसे पूछा तो उनकी जो राय थी वो बड़ी मुख्तलिफ थी। कुछ लोगों का ये कहना था कि शायरी जो है वो एक खुदादाद सलाहियत होती है। कुछ लोगों का एक कहना था कि ये खुदा की तरफ से एक सलाहियत तो ज़रूर है, लेकिन इंसान जो है वो अपने मुशाहिदात से उसको पॉलिश करता है। तो आपके नज़दीक शायरी है क्या? क्या ये अमल, ये काम मेहनत से किया जा सकता है या जो आदमी है वो पैदाइशी शायर होता है? मेरे ख्याल से शायर जो होता है वो या तो शायर होता है या नहीं होता। सच तो ये है कि आदमी शायर या तो होता है या नहीं होता। तो शायर पैदाइशी शायर होता है, वो गॉड गिफ्टेड होता है। उसके बाद उसकी ज़िंदगी में कुछ मुहर्रिक ऐसे आते हैं जिनकी वजह से वो पॉलिश होता है। और मुशाहिदात तो बहुत बात की चीज़ हैं। पहले उसको मुहर्रिक कोई ऐसा मिलता है जिससे वो शायरी की तरफ आता है, वो शेर कहने की कोशिश करता है। उसके बाद सीखने सिखाने का अमल तो शायरी में चलता ही रहता है, बढ़ता ही रहता है। लेकिन अगर कोई इंसान ये चाहता है कि वो सीख के, वो किसी को देख के अगर इम्प्रेस हो रहा है, मोटिवेट होकर वो आता है कि मैं शायरी करूँगा, और वो शायर नहीं है, तो वो जितना मर्ज़ी सीख ले, वो अरूज़ सीख ले, वो सारी चीज़ें सीख ले, वो शायरी नहीं कर सकता। क्योंकि शायरी इन इल्म अरूज़ का नाम नहीं है, रिदम का या फ़्लो का नाम नहीं है। शायरी शेरियत का नाम है। शायरी के अंदर अगर आपके शेर के अंदर शेरियत नहीं है तो वो सिंपली दो लाइनें हैं। आपकी जब तक शेर में शरीयत नहीं होगी आप उसको शेर बना नहीं सकते, तब तक आप शेर नहीं कह सकते। आप सिंपली दो लाइनें कह रहे हैं वज़न में, जैसे आजकल भी माजरत के साथ बहुत सारे लोग दो दो लाइनें ही कह रहे हैं, शेर नहीं कह रहे। असल में थोड़ा सा ये बताइए कि उर्दू अदब के अंदर जो है वो लातादाद सिनफ़ें हैं जिनके अंदर नज़म हो गई, गज़ल हो गई, मरसिया हो गया और बहुत सारी ऐसी सिनफ़ें। आपकी अपनी पसंदीदा सिनफ़ कौन सी है और आप अपने आप को जो है वो नज़म का शायर मानते हैं या आप अपने आप को गज़ल का शायर मानते हैं? हुज़ूर, मुझे हमेशा से अट्रैक्ट जो किया सबसे ज़्यादा वो मरसिये ने किया। ये बड़ी अजीब बात है कि मुझे मरसिया अट्रैक्ट करता है। मुझे अनीस, दबीर, जोशमली आबादी, मोहसिन नकवी, अख्तर साहब, अख्तर उस्मान साहब हमारे ऐद का बहुत बड़ा नाम है। मुझे मरसिये ने, इनके मरसियों ने हमेशा अट्रैक्ट किया। लेकिन मैं ख़ुद गज़ल का शायर हूँ। मुझे पढ़ने में मरसिया अच्छा लगता है, गज़ल भी पढ़ता हूँ, लेकिन मुझे ज़्यादा जो अच्छा लगता है मरसिया पढ़ना अच्छा लगता है। लेकिन मैं ख़ुद जब कहता हूँ तो मुझे गज़ल कहना अच्छा लगता है और मुझे हमेशा से गज़ल कहना ही अच्छा लगा है। मरसिया जब मैंने कहने की कोशिश की, चूँकि मरसिया मुझे बचपन से अट्रैक्ट कर रहा है, मैं बहुत छोटा था जब से मरसिया पढ़ रहा हूँ, तो मरसिया ने अट्रैक्ट बहुत किया, लेकिन मैं मरसिया कह नहीं सका, लिख नहीं सका। तो मैं गज़ल का शायर हूँ। नज़्म भी कहता हूँ लेकिन मैं बेसिकली शायर गज़ल का हूँ। मुझे गज़ल ज़्यादा आसानी से कहना, गज़ल में आसानी है
नज़्म फैलाव का नाम है। नज़्म में आप जो कहना चाह रहे हैं वो आप कह नहीं पाते। आप नज़्म में कोई चीज़ लेके चलते हैं और वो बिखरती रहती है, वो कहीं और निकल जाती है, आप कहीं और निकल जाते हैं। आप जो कहना चाह रहे हैं वो कह नहीं पाते। गज़ल ये है कि आप जो कहना चाह रहे हैं आप वही कहेंगे। आपने एक मुशाहिदा किया या आपको किसी चीज़ ने हर्ट किया, आप दुखे हुए हैं, तो आप उस मज़मून को कहना चाह रहे हैं तो आपने उसी को कहना है। लेकिन आप नज़्म में जब बैठेंगे, नज़्म में किसी मुशाहिदे को या किसी ज़ख्म को, किसी दुख को या अपनी किसी खामी को, किसी खला को, अपनी ज़िंदगी के किसी कमी को आप लिखने की कोशिश करेंगे, आप कहीं और निकल जाते हैं। नज़्म फैल जाती है, नज़्म बिखराव का नाम है। गज़ल जो है वो आपको एग्जैक्टली वही कहने का मौका देती है जो आप कहना चाह रहे हैं। एहसन सुलेमान साहब, यहाँ पे मैं अख्तर उस्मान साहब का एक जो है वो एक बात कोट करना चाहूँगा कि अख्तर उस्मान साहब से जगह पे सवाल हुआ कि मीर अनीस के बाद और मिर्ज़ा दबीर के बाद मरसिया गोई के अंदर इस कदर गुंजाइश नहीं थी कि कोई दूसरा आदमी उसके अंदर तब आजमाई कर सके। तो उसके ऊपर अख्तर उस्मान साहब का ये जवाब था कि ग़ज़वा उहद के अंदर जब हुज़ूर पाक के दंदान शहीद हुए तो इसी तरह अगर हम करबला में आएँ तो करबला में भी एक जगह पे इमाम हुसैन के दंदान शहीद हुए थे। तो मीर अनीस से गलती ये हुई कि वो इन दोनों वाक़यात को रिलेट नहीं कर सके और उसके ऊपर अख्तर उस्मान ने मरसिया कहा। ये तो अख्तर उस्मान की एक रुदात थी। क्या आने वाले वक्तों में हम एहसन सुलेमान को भी मरसिया गोई करते हुए देखेंगे? मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं मरसिया कहूँगा। मैंने एक बार मरसिया शुरू किया कहना, एक बंद कहा उसका, फिर मुझे वो चीज़ मुझे नज़र आ गया, चूँकि मैं मरसिया एक अरसे से पढ़ रहा था, तो मुझे पता चल गया कि मैं नहीं कह पा रहा अभी, क्योंकि मरसिया का जो एक स्टैंडर्ड सेट किया है, जो एक मयार है, या अख्तर साहब का मिसरा है। अख्तर साहब उस्ताद आदमी है, आपने अख्तर साहब की बात कोट की तो हम तो अख्तर साहब के सामने बैठते हुए कांपते रहते हैं और अख्तर साहब से ही सीखते हैं। तो अख्तर साहब ने जब हमने मरसिया अनीस दबीर और अख्तर साहब को और मोहसिन नकवी के वो जो पढ़े, तो मेरी हिम्मत नहीं हो रही कि मैं मरसिया कहूँ, लेकिन मैं अपनी ज़िंदगी में मरसिया ज़रूर कहूँगा। मेरी ख्वाहिश है कि मैं अपनी ज़िंदगी में मरसिया कहूँ, और जब तक मैं उस मयार तक नहीं पहुँचूँगा जिस मयार पे मरसिया कहा जा रहा है, तो तब तक तो नहीं कहूँगा। लेकिन जब मुझे लगा कि मैं कह सकता हूँ, तब इंशाल्लाह मैं मरसिया ज़रूर कहूँगा। एहसन साहब, थोड़ा सा हम मिर्ज़ा गालिब और मीर तकी मीर की तरजानिब सफ़र करते हैं, तो हमने ये देखा कि अमूमन ये एक सोसाइटी के जो जितने भी नाकदीन हैं या जितने भी कारीन, उनकी जो जितने भी कारी हैं, जो मीर को पढ़ता और गालिब को पढ़ता, उसके बाद वो एक अपना हल्का आबा मुंतखब करता है। या तो ये एक अमूमी राय बन चुकी है कि आप गालिब और मीर को साथ लेके नहीं चल सकते, या यहाँ पर आपने तय करना होता है कि आप मीर के कबील से हैं या गालिब के कबील से। तो आपके नज़दीक इन दोनों में से अहम शायर कौन? यकीनन अदब के दोनों बहुत अहम शायर हैं, लेकिन आपके नज़दीक आपका पसंदीदा शायर कौन है? आप जो है वो मीर को ज़्यादा पसंद करते हैं गालिब की बनिस्बत, या गालिब को मीर की बनिस्बत ज़्यादा पसंद करते हैं? बहुत मुश्किल सवाल उस्मान भाई आपने किया है, और इस पे राय देना मेरी क्या हैसियत है कि मैं इस पे राय दूँ। लेकिन दोनों बहुत बड़े नाम हैं, गालिब और मीर दोनों बहुत बड़े नाम हैं। अब ज़ाती हैसियत, ज़ाती राय भी एक इंसान की होती है, तो मुझे हमेशा अट्रैक्ट जो किया है ज़्यादा वो मीर ने किया है। मैं मीर के कबील से हूँ। गालिब ने मुझे मज़ा आया पढ़ने का हमेशा, लेकिन मुझे अट्रैक्ट हमेशा मीर ने किया। तो मैं मीर के कबील से, और मेरे पसंदीदा दोनों ही पसंदीदा हैं, लेकिन ज़्यादा पसंद और जो मेरी शेरी एक होती है, आप जो शायरी में जो चाहते हैं, आप पढ़ना चाहते हैं, वो मुझे मीर के यहाँ मिलता है। गालिब के यहाँ मुझे फ़िलासफ़ी मिलती है, और बहुत अच्छे अशार गालिब के यहाँ मिलते हैं, बल्कि उस्ताद हैं गालिब। लेकिन मीर ने मुझे हमेशा अट्रैक्ट किया और मुझे मीर ही पसंद है। एहसन सुलेमान साहब, जिस ऐद में आप मौजूद हैं, इसी ऐद के अंदर बहुत सारे जो है वो शायर भी बैक वक्त हमने ये देखा, और सोशल मीडिया आने की वजह से बहुत सारे शोरा जो कहीं पे किसी कोने में बैठे हुए लिख रहे थे, सोशल मीडिया ने उन लोगों को भी निकाल के बाहर लाया और सामीन तक पहुंचाया। तो आपके नज़दीक इस वक्त सीनियर शोरा में जितने भी शायर हैं, जैसे अख्तर उस्मान साहब लिख रहे हैं, डॉक्टर खुर्शीद रिजवी साहब लिख रहे हैं, ऐसे बड़े बड़े नाम हैं, तो इन सब शोरा में आप किसके कलाम को जो है वो अपने लिए पसंद करते हैं, और उसके पीछे क्या रीज़न है? मेरे ख़्याल से इस वक्त जो सीनियर उस्ताद शुअरा में मुझे अख्तर साहब, ज़ाहिर है अख्तर उस्मान साहब बहुत बड़ा नाम है हमारे ऐद का, और हमारी खुशकिस्मती है कि हम उनके पास उठते बैठते हैं, उनसे सीखते हैं। तो ज़फ़र इकबाल, शाहीन अब्बास साहब, खुर्शीद रिजवी,
सलीम कौसर साहब, अख्तर उस्मान साहब, अब्बास ताबिश साहब और बहुत सारे नाम हैं, मैं सबके नाम नहीं ले पा रहा, लेकिन बहुत बड़े बड़े नाम मौजूद हैं। मंसूर आफाक साहब हैं, बहुत अच्छे शायर हैं और बहुत अच्छा शेर हमें मिलता है। तो मैं माजरत आपका सवाल भूल गया हूँ। कोई बात नहीं। एहसन भाई, थोड़ा सा हम इस कैनवस को महदूद करके कश्मीर की तरफ चलते हैं। वहाँ पे भी वाहिद इजाज़ मीर जैसे लोग ऐद के अंदर मौजूद हैं, मुस्तफ़ा जाज़ब जैसे लोग इस ऐद के अंदर लिख रहे हैं। तो एक हमने नौजवानों की भी एक बड़ी खेप देखी है जो इस वक्त शायरी कर रहे हैं और बड़ी पुख्ता शायरी करें। हमें मैक्सिमम शुरा के अंदर वो शेरियत का अंसर नज़र आता है। तो आपके नज़दीक आपके हमअसर शायरों में कौन कौन से शायर हैं जो आपके हमअसर हैं और जो बहुत अच्छा लिख रहे हैं? शेर होना, शेर कहना भी एक अलग बात है और शेर को समझना और शेरियत को समझने एक अलग बात है। आपको किन शुरा में ये दोनों जो अनासिर हैं वो बहुत वाज़े नज़र आते हैं? कश्मीर में जो ये पिछले 8-10 सालों में जो खेप निकली, जिनमें से मैं भी हूँ, और इतना अच्छा शेर कहने वाले लोग हैं कि मैं किस का नाम लूँ और किसका नाम छोड़ूं। हर शहर में और हर ज़िले में इतने अच्छे शायर मौजूद हैं कि हमारे लिए मुश्किल हो जाता है जब कोई इवेंट होता है। बेसिकली मैं उसकी बात करूं जो मुशायरा होता है, तो जब कोई इवेंट होता है तो हमारे लिए मुश्किल हो जाती है कि अब हम किसको सिलेक्ट करें, किसको बुलाएं। बहुत अच्छा शेर कहने वाले लोग मौजूद हैं। जवाद हाशिर है, जवाद हाशिर बहुत अच्छा शेर कहता है। और राज एहतशाम एक बड़ा नाम है और बहुत अच्छा शेर कहता है राज। शाबान खालिद है, शान कुरैशी है, मारिया नकवी है और बहुत सारे लोग हैं। बासित अली राजा है और कोटली में हमज़ा अलबाज, आबद अली जुनून, डॉक्टर तोकीर गिलानी साहब, वो तो ज़ाहिर है सीनियर्स में आते हैं, लेकिन कोटली से वो बड़ा नाम है। तो बहुत सारे लोग हैं, इतने नाम नहीं ले सकता, लेकिन बहुत अहम शायर कश्मीर में मौजूद हैं और बहुत अच्छा शेर कह रहे हैं और इंशाअल्लाह बहुत बेहतरी आ रही है कश्मीर में। ज़हूर मिनास, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा नाम ज़हूर मिनास है। उमर दराज है, बासित मनशाद है, उस्मान लियाकत है। मैं बहुत सारे नाम भूल भी रहा हूँ अभी। बहुत अच्छा शेर कहने वाले लोग मौजूद हैं। ज़िया साजिद है, ज़िया साजिद बहुत अच्छा शेर कहता है। तो मेरे हमअसरों में बहुत अच्छा शेर कहने वाले लोग मौजूद हैं और मुझसे भी बहुत अच्छा शेर कहते हैं। बहुत अच्छा शेर कहने वाले हैं। कश्मीर में एक अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा करम हुआ है कि बहुत अच्छी गज़ल और बहुत अच्छी शायरी सामने आ रही है। एहसन साहब, थोड़ा सा आपकी ज़ाती ज़िंदगी की तरफ आते हैं। तो आपने अब बुनियादी तौर पर डॉक्टर ऑफ मेडिसन है, 5 साल की आपने डिग्री की, ततापानी से आपका ताल्लुक़ है। तो ये डॉक्टर फार्मेसी सॉरी, तो ये कितना एक अहम होता है एक शायर के लिए कि वो बैक वक्त शायर भी होता है और एक आम आदमी की तरह भी सोसाइटी में रह रहा होता है। उसकी फैमिली होती है, उसका एक अपना हल्का अहबाब होता है जो शेर से हट के होता है। तो ये दोनों चीज़ें किस तरह से आप जो है वो लेके चलते हैं, अपनी शेरी सफ़र को भी और फिर आप सोसाइटी के एक आम आदमी को भी और पूरी सोसाइटी को भी? ये बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। और अक्सर तो ऐसे लगता है कि हम बहरूपिये बन चुके हैं, यानी हम कहीं गैर शायरों में जाते हैं तो वो वाली रिस्पेक्ट नहीं मिलती जो हमें शायरों में मिलती है। तो ऐसा लगता है कभी कभी तो हम सेंसिटिव, तो ज़ाहिर है क्रिएटिव आदमी या शायर या कोई भी आर्टिस्ट वो सेंसिटिव तो होता है। तो कहीं जब हमें वो वाली रिस्पेक्ट नहीं मिलती जो हमें शायरों में मिलती है तो बुरा लगता है, हर्ट होते हैं। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता आदत हो चुकी है। तो बहुत मुश्किल है इस सोसाइटी में एक सेंसिटिव आदमी का, एक क्रिएटिव आदमी का गुज़र बसर, चूँकि वो उसको पता होता है कि वो क्या डिज़र्व कर रहा है और जो वो डिज़र्व कर रहा होता है वो उसको किसी जगह पे जब नहीं मिलता तो वो हर्ट होता है और वो डिप्रेशन में चला जाता है। अक्सर बात तो डिप्रेशन तक चली जाती है। तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है इस माशरे में शायर होना या क्रिएटिव आदमी होना, क्योंकि हम सेंसिटिव इतने होते हैं कि ज़रा सी बात पे तो इस सवाल को इस पे मुझे मेरे ख्याल से एक तफसीली नशिस्त होनी चाहिए इस सवाल पे 2-3 घंटे की, ताकि मैं मसाइल बता सकूं कि इस माशरे में एक क्रिएटिव आदमी और एक आर्टिस्ट के, शायर के या किसी भी तरह का वो कोई काम कर रहा है जो एक यूनिक काम कर रहा है, जो माशरे से हट के काम कर रहा है, उसके लिए बहुत मसाइल हैं। तो इस पे मैं डिटेल से कभी बात करूँगा और वो तफसीली नशिस्त इस पर रखेंगे जो मैं सिर्फ इसी पे बात करूँगा। फ़न बिलाशुबा इजहार है उन जज्बात का
जिन्हें ये सोसाइटी रोकती है। और शायर बैक वक्त वो चीज़ें भी देख रहा होता है जो एक आम आदमी नहीं देख रहा होता, और उन महसूसात को फिर इजहार देना ये बुनियादी तौर पर एक शायर का ही सलीका है। और हमने ये देखा है कि सोसाइटी में किसी को भी अगर अपनी बात का इजहार करना है, अपने जज्बात को पहुंचाना है, तो वो अगर शेरियत के मानी भी नहीं समझता, लेकिन वो उस शेर का सहारा ज़रूर लेगा जो भी उसको अपील कर रहा है। तो ये एक शायरी का ही खासा है कि वो इस हद तक सतही आदमी के अंदर भी मौजूद है। थोड़ा सा ये बताइए कि हमने ये देखा है कि शायर बुनियादी तौर पर एक तो सेंसिटिव बहुत होते हैं, और दूसरा हर ऐत के अंदर, ये आज की बात अगर हम क्लासिकियत के अंदर चले जाएं तो मैक्सिमम शुरा रोज़गार ना होने की वजह से भी बहुत ज़्यादा वो उस मसाइल के अंदर थे, और आज के ऐत के अंदर बासियत शायर और फिर बासियत नौजवान भी उस तरह की फैसिलिटीज़ सोसाइटी में मौजूद नहीं हैं। तो आप एक शायर होने की हैसियत से इसके ऊपर क्या राय देना चाहेंगे कि इन मसाइल को किस तरह से काउंटर किया जा सकता है, और इस कदर घुटन ज़्यादा माहौल में किस तरह से अपनी जो है रास्ता जो है वो बनाया जा सकता है और अपनी समझ सीधी की जा सकती है? अच्छा उस्मान भाई, ये यहाँ पे सब कॉन्टिनेंट में ही ऐसा हो रहा है कि आर्टिस्ट और शायर जो हैं वो इतना खजिल हो रहे हैं, ख्वार हो रहे हैं। हालांकि डेवलप कंट्रीज़ जो हैं, जो तरक्की याफ्ता माशरे हैं, तरक्की याफ्ता ममालिक में, तो आर्टिस्ट को तो वो यही जॉब कर रहा है, वो उसका आर्ट ही उसकी जॉब है, उसको इसके लिए पे किया जाता है। वो शायरी कर रहा है, उसके लिए उसको पे किया जाता है, उसको सारी फैसिलिटीज़ दी जाती हैं। हमारे सामने बहुत सारी मिसालें हैं, और ये 80s तक शायद, मैं एग्जैक्ट ईयर तो नहीं बता पा रहा, लेकिन यहाँ पाकिस्तान में भी बहुत अच्छा था कि शायरों को उस तरह की फैसिलिटीज़ मिलती थी। फिर उसके बाद वो जो एक ये गेमी का दौर आया, तो शायर के लिए या क्रिएटिव आदमी के लिए कोई जगह नहीं बची यहाँ पे सरकारी अदारे जो हैं, जो बनाए गए अदीबों और शायरों के लिए थे, तो वो अदबी माफिया या जो बड़े माफियाज थे उन्होंने अपने अंडर कर लिए। वहाँ पे तो शायर के लिए कोई जगह नहीं है, ना अदीब के लिए कोई जगह है। तो कम अज़ कम पहले तो मैं ये एक वो बताना चाहूँगा, फिर उसके बाद मैं ये इस तरफ आऊँगा कि कम अज़ कम गवर्नमेंट की सतह पे शायरों के लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए। अगर यहाँ पे तो हो रहा है, यहाँ पे ये हम आर्ट्स काउंसिल में बैठे हुए हैं, चूँकि हम आज़ाद कश्मीर से हैं तो मैं आज़ाद कश्मीर की बात करूँगा। ये हम आर्ट्स काउंसिल में बैठे हुए हैं, एकेडमी ऑफ लेटर्स है यहाँ पे, प्रेस क्लब्स यहाँ पे हैं, शायरों के लिए तो बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं। कश्मीर में हमारे पास क्या है? कश्मीर में एक कल्चरल एकेडमी के नाम से मुजफ्फराबाद में कोई तंजीम, मुझे तो 10 साल हो गए शायरी करते हुए, मुझे नहीं पता कि कल्चरल एकेडमी क्या चीज़ है, और ना मैंने कभी सुना कि वहाँ पे कोई इवेंट हो रहा है, ना मैंने कभी सुना कि किसी शायर की कोई फाइनेंशियली हेल्प की गई। क्योंकि कश्मीर में तो बहुत सारे शायर, हमारे सामने की मिसालें, बहुत प्रॉब्लम्स हुई। हमारे एक दोस्त थे, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, एक्सीडेंट हुआ तो हमने यहाँ पे पिम्स में सारे शायर दोस्तों ने चंदा जमा करके उनका ऑपरेशन करवाया था। तो बहुत सारे 2-3 मिसालें ऐसी जो हमने यहाँ पे अपने चंदे किए। तो कश्मीर में जो कल्चरल एकेडमी है, या जो ऊपर बैठे हुए हैं हमारे ब्यूरोक्रेट्स में भी बहुत अच्छे शायर हैं, अहमद अताउल्लाह साहब हैं, नाज मुजफ्फराबादी साहब हैं, एजाज़ नुमानी साहब हैं, बहुत सारे लोग हैं। तो उनको चाहिए कि वो शायरों के लिए कुछ करें, नौजवानों के लिए कुछ करें। उन्होंने तो कुछ भी नहीं किया आज तक। ये बरमला मैं कहता रहा हूँ, आज कैमरे के सामने कह रहा हूँ कि हमारे जो सीनियर जो मुजफ्फराबाद में बैठे हुए हैं, जो जिनके पास अथॉरिटीज़ हैं, इख्तियारात हैं, उन्होंने कश्मीर के नौजवान शायरों के लिए कुछ भी नहीं किया। वो जो कल्चरल एकेडमी के नाम से कुछ बनाया हुआ है, हमने तो नाम ही सुना है, और मेरे ख्याल से वो नाम ही है, अदारा नाम की कोई चीज़ नहीं है। बस गवर्नमेंट पे जो पॉलिटिकल एफिलिएशन से वो लोग आ जाते हैं और वो बैठ जाते हैं, और वो कुछ फंड्स उनको मिल रहे हैं, वो अपने ही कुछ यारों दोस्तों पे अयाशी में लगा रहे हैं। हमारे लिए आज तक कुछ नहीं किया गया, और ना किसी कश्मीर के यंग शायर के लिए किया गया है। इस पे मैंने पहले भी, जब वज़ीर-ए-आज़म नियाज़ी साहब बने, तो मेरी कोशिश थी कि मैं उनसे बात करूं, लेकिन मैं नहीं कर सका बात, चूँकि यूनिटी नहीं थी उस तरह से। तो अगर इस तरह गवर्नमेंट की सतह पे हमारे साथ इस तरह से अगर कोऑपरेट किया जाए तो हम अच्छा अदब तख्लीक कर सकते हैं। हम माशरे की आँख हैं, हम माशरे को बेहतरी की तरफ ला सकते हैं, लेकिन हमारे तो अपने मसाइल ही नहीं ख़त्म होते। हम गज़ल कह रहे होते हैं तो हमें दिमाग में ये भी टेंशन होती है कि कल जॉब इंटरव्यू भी देना है, मैंने जॉब इंटरव्यू की तैयारी करनी है। जॉब इंटरव्यू पे जाएंगे तो वहाँ पे और तरह के मसाइल हैं, और एक सेंसिटिव आदमी उस तरह की जॉब कर भी नहीं सकता जिस तरह की जॉब्स मिलती हैं। तो शायरों के लिए कुछ ना कुछ, अदीबों के लिए ऐसा होना चाहिए गवर्नमेंट की सतह पे, आज़ाद कश्मीर में ऐसा होना चाहिए, ताकि वो खजल ना हो, वो ख्वार ना हो। इन शहरों में आके, हम बड़े शहरों में आके खजल ना हो। हमें अपने शहरों में, अपने कश्मीर में हमें कोई ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ मिले कि हम वहाँ बैठ के अदब तख्लीक कर सकें। हम जितना करीब से अपने मुआशरे को देखेंगे, शायर तो वही चीज़ें कहता है, वही लिखता है जो वो ऑब्ज़र्व करता है। हम बड़े शहरों में आके यहाँ पे रोज़गार के मौके ढूंढते हुए क्या ऑब्ज़र्व करेंगे? हम तो अपने मुआशरे में ऑब्ज़र्व करेंगे, तो अपने मुआशरे के बारे में लिखेंगे। तो अपने मुआशरे में के बारे में लिखने के लिए हमें वहाँ पे रखें तो सही, हम वहाँ पे तो रह ही नहीं सकते।
तो मेरी यही ख्वाहिश है, काश हमारे बाद हमारी आने वाली नस्लें जो हैं, हमारे आने वाले शायर जो हैं हमारे बाद, तो उनके लिए कोई गवर्नमेंट बेहतरी करे, तो हमारे लिए तो कुछ भी नहीं हो सका। और मेरी गुजारिश है गवर्नमेंट से कि अगर कोई सुन रहा है तो कम अज़ कम इन शायरों के लिए कुछ करें। एहसन साहब, थोड़ा सा इख्तिताम की तरफ चलते हैं, आपसे आखिर पे गज़ल भी सुनेंगे। अगर किसी कौम की तहज़ीब जाननी हो तो कहा जाता है कि उसके अदब को पढ़ा जाए तो आप उस कौम की कैफियत को, नफ्सियात को समझ जाएंगे। हमारे साथ इस वक्त नस्ल नौ के नुमाइंदा शायर और इनका ही प्यारे आदमी भी हैं, चूँकि मेरा इनसे पर्सनली ताल्लुक़ भी है, और बेपनाह शायर भी हैं। तो हम आखिर पे एहसन साहब आपसे गुजारिश करेंगे कि अगर आप अपनी कोई ताज़ा गज़ल हमारे नाज़रीन को सुना दें। उस्मान भाई, मैं गज़ल आपकी ही फेवरेट सुनाऊंगा, जो आप अक्सर मुझसे सुनते हैं, मैं वही गज़ल सुनाता हूँ। तो बस एक बार ये दिल मिसले बरगे जहाँ टूटा, सुभान अल्लाह। बस एक बार ये दिल मिसले बरगे जहाँ टूटा, हवाए ताज़ा के पैरों में बेकरां टूटा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो खुद गुजीदा हो आशुफ्ता सर गिरे जिस दम, वो खुद गुजीदा हो आशुफ्ता सर गिरे जिस दम, गिरे हुओं पे बिफर कर ये शहर जहाँ टूटा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तमाम राह में बिखरी पड़ी थी खाक मेरी, तमाम राह में बिखरी पड़ी थी खाक मेरी, कहाँ निशान लगाता कि मैं यहाँ टूटा। बहुत अच्छा शेर है, बहुत अच्छा शेर। तमाम राह में बिखरी पड़ी थी खाक मेरी, कहाँ निशान लगाता कि मैं यहाँ टूटा। तू दस्ते कूज़ा गरा में दोबारा आ गया है, तू दस्ते कूज़ा गरा में दोबारा आ गया है, तू मुस्तफ़ीद हुआ और मैं रायगां टूटा। बहुत अच्छा शेर, सुभान। तू मुस्तफ़ीद हुआ, बहुत शुक्रिया। तू मुस्तफ़ीद हुआ और मैं रायगां टूटा, किसी के सर पे मोहब्बत ने साहिबानी की, किसी के सर पे मोहब्बत ने साहिबानी की, किसी के सर पे मोहब्बत का आसमां टूटा। हर एक टूटने वाला किसी ने तोड़ा है, हर एक टूटने वाला किसी ने तोड़ा है, फलां के हाथ से गिरकर मेरा फलां टूटा। सुभान अल्लाह। उसे उसी की गली में घुमा के ले जाना, उसे उसी की गली में घुमा के ले जाना, उसे बताना कि वो ताज़ा दम यहाँ टूटा। बहुत शुक्रिया उस्मान भाई। उसे उसी की गली में घुमा के ले जाना, उसे बताना कि वो ताज़ा दम यहाँ टूटा। हमारे साथ मौजूद थे नहायत ही आम आदमी, कश्मीरी अदब का एक अहम नौजवान, इंतहाई प्यारा आदमी और बेपनाह शायर एहसन सुलेमान। हमने शायरी से हट के कोशिश की कि हम उससे जो है वो, उनकी शायरी तो आप सुनते ही रहते हैं, तो हमने कोशिश की कि हम उससे हट के जो है वो एहसन सुलेमान को थोड़ा सा खोल सकें। हम उसके अंदर किस हद तक कामयाब हुए या नहीं हुए वो फ़ैसला आपने करना है। आप सब की समातों का बहुत शुक्रिया।